हेलो गाइस, आइए आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कौन सा चैप्टर का है? यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जिनमें से हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस। एक तो डायमेंशन बेस्ड, दूसरे एरर बेस्ड और तीसरे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग, डायमेंशन बेस्ड पे क्वेश्चन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नॉर्मली हर एक बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ये वंडर वाली क्वेश्चन है जिसमें दिखा है p प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट v माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और इन्होंने इसमें लिखा क्या था क्वेश्चन कि p और v जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम है रिस्पेक्टिवली, प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर p है एंड वॉल्यूम क्या है? v है। तो पूछा था कि अगर ये p और प्रेशर v वॉल्यूम हो जाए तो a और b की डायमेंशन बताइए, और वो पूछ सकते हैं यूनिट भी। तो देखते हैं, यूनिट और डायमेंशन दोनों में से किसी एक को निकाल लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या लगाना है, कौन सी प्रोसेस को? तो होमोजेनिटी याद होगा आपको, डायमेंशंस प्रॉपर्टी में, डायमेंशंस एप्लीकेशन में हम लोगों ने होमोजेनिटी एक पार्ट पढ़ा था, उसके थ्रू करते हैं। होमोजेनिटी क्या कहता है? अगर डायमेंशन सेम है LHS के, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। एक तो ये बात हुआ करती थी, दूसरी चीज क्या? ये इक्वलिटी कहलाती थी। दूसरी क्या? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सेम डायमेंशन में होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर P अकेला और ये दोनों मिलकर एक पार्ट, ये दोनों ऐड हुए हैं। इसका मतलब P जैसा ही कौन रहा होगा? वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ए ओवर वी स्क्वायर, ये रहा होगा। तो इनकी डायमेंशंस इक्वल टू इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं कि नहीं, या यूनिट ऑफ ए ओवर वी स्क्वायर इक्वल टू यूनिट ऑफ पी लिख सकते हैं। तो सिंपली पहले यूनिट की बात कर लेते, फिर डायमेंशन लिखते हैं ना। तो पी की यूनिट क्या होती है? पास्कल। इक्वल्स टू एक यूनिट हमें पूछी जा रही थी, एक यूनिट इक्वल्स टू वी स्क्वायर की यूनिट उधर मल्टीप्लाई कर दे। चलिए, पास्कल इंटू वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर, तो वी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, और उसका पहले से क्या था? स्क्वायर था। तो एक यूनिट क्या हो गई? पास्कल इंटू मीटर टू द पावर 6। हम चाहें तो पास्कल को रिमूव कर सकते हैं एक दूसरे यूनिट से, ऐसा यूनिट जो पास्कल का एक सिमिलर होता है। पास्कल को हम जनरली क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको याद होगा पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की, और प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो न्यूटन अपॉन एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो अगर हम सही से लिखें तो एक यूनिट बराबर हो जाएगी, पास्कल जगह क्या लिख दें? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और वहां से मीटर 6 था ही, देखिए ये पास्कल की जगह लिखा हमने इतना, और ये मीटर पर 6, तो मीटर पर 6 मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो एक यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन अपॉन मीटर टू द पावर, पावर नहीं, डिवाइड नहीं, ऊपर बचेगा, इंटू मीटर टू द पावर 4। सही है। अब अगर हमें यहाँ तक यूनिट मिल गए तो हम डायमेंशन देखिए कितना इजीली निकालते हैं। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन आपको डायरेक्ट लिख लीजिए, MLT-2। ठीक, और m मतलब मीटर, मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। लेंथ की डायमेंशन L। पावर कितना है? 4। एक L यहाँ, 4 L यहाँ पे है पावर में, तो कितना हो जाएगा? L टू द पावर 5, m पहले से बैठा है, t के पावर -2। ये किसकी यूनिट आ गई? A की। कितना सिंपल था। यहाँ पे डायमेंशन हो गई और यहाँ पे क्या हो गई? यूनिट हो गई। या तो आप ये लिख सकते हो या न्यूटन मीटर स्क्वायर करके यहाँ पे कर सकते हो। तो क्या जाएगा? न्यूटन मीटर पावर 4। चलिए, B की भी देख लीजिए कितना सिंपल है। B किसके साथ है? V के साथ। V वॉल्यूम है। अगर V वॉल्यूम है तो B को भी वॉल्यूम होना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब B इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो मतलब B की यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब हो गई। या अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? B डायमेंशन क्या हो जाएगी? मीटर का L पावर 3। देखिए, यूनिट और डायमेंशन ही हो गया A और B का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हमारे पास कह सकते हैं फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये हर एक बुक में लगभग मिलेगा। तो ये होमोजेनिटी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसमें जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, मतलब डायमेंशंस कांस्टेंट के नहीं होते, लेकिन किस टाइप के कांस्टेंट होने चाहिए वो? अगर वो किसी डेरिवेशन के थ्रू निकाले गए हैं कांस्टेंट तो उनके डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, बट वो हमारे कैलकुलेशन से निकाला जाता है, कैवेंडिश के थ्रू निकाला गया था ना, तो उसकी डायमेंशन होगी, और वो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। जैसे मैं कहूँ कैपिटल G की डायमेंशन बताइए, क्वेश्चन मार्क, तो क्या करेंगे हम लोग? देखें कैपिटल G कहाँ आता है? F इक्वल्स टू G m1
m2/r², यही मिलता था ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, दोनों तरफ की डायमेंशन लिख लें, जिसका नहीं पता उसका मिल जाएगा, जी की नहीं पता, जी यहाँ छोड़ दीजिए, मास कैपिटल M, मास कैपिटल M, दोनों मास ही है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है r, तो r का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डबल है, तो l स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू फोर्स का ml/t-2। क्लियर है। तो एक m ने एक m को मार दिया, g की सिर्फ चाहिए तो g को पकड़ लीजिए, बाकी को उधर भेज दीजिए, तो L2 जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा L3, पहले से यहाँ t के पावर में कितना है -2, एक m बचा है, नीचे जाएगा ना, g के साथ है तो नीचे जाएगा, तो ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -1। देखिए, तो कैपिटल G की भी यूनिट आती है। तो उन कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती जो नॉर्मल कांस्टेंट होते हैं मैथमेटिकल, अगर उनको हम कैलकुलस मेथड से कैलकुलेट करके किसी डेरिवेशन के थ्रू निकालें तो उनकी डायमेंशंस हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमें बताया जाएगा कि हम देखेंगे एक क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में वेव चैप्टर है, उस वेव में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, यही वाला जो लिख रहे हैं हम, a साइन ओमेगा ब्रैकेट में x/v - k, ऐसा कुछ मान लीजिए मिल गया आपको, अभी नहीं पढ़ा है तो बस इसको जस्ट फॉर नॉलेज देख लीजिए कि ऐसा होता है, और मैं बता देता हूँ क्या 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 है। जैसे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और x क्या है, डिस्टेंस, v क्या है, वेलोसिटी नॉर्मल जो वेलोसिटी लीनियर, और k क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो हमसे बोला कि k की डायमेंशन बताइए, सिंपली इतना बोल दिया है। बाकी की डायमेंशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, l होती है, एम्पलीट्यूड भी एक तरह की लंबाई होती है ना, वो भी l रखेगा, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड यूनिट रखता है, तो रेडियन की डायमेंशन मतलब एंगल की डायमेंशन होती नहीं है, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t-1, वेलोसिटी क्या होती है lt-1, बचा कांस्टेंट, इसी की हमें डायमेंशन नहीं पता है, ऊपर डिस्टेंस का भी कितना है l है। तो ध्यान दीजिएगा, जो साइन वाला पूरा पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं, जैसे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, ये सब के सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो सोचिए कि अंदर जो थीटा है ये भी डायमेंशन लेस होगा, अंदर है कौन, x/v - k इंटू ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस है तो 0, क्योंकि यही ना थीटा कहलाएगा, साइन के साथ जो भी है और उसका डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ओमेगा उधर भेज दीजिए और k को भी इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा x/v = k, तो k की डायमेंशन क्या हो जाएगी, x की डायमेंशन ओवर v की डायमेंशन, तो x की डायमेंशन l और v की क्या होती है lt-1, है ना। तो l ने l को काट लिया तो कितना बचा, t के पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया कैपिटल T, मतलब k की डायमेंशन क्या हो गई t। अब इसको हम जब वेव पढ़ लेंगे तो कितना आसानी से करेंगे, देखिए ध्यान से, तो हम जब इस इक्वेशन को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा a साइन ओमेगा t, जहाँ t क्या होता है समय, ओमेगा क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए ओमेगा के साथ जो है वो टाइम है, तो ओमेगा तो दिख गया ना, तो बचा हुआ पोर्शन क्या हुआ टाइम, तो टाइम से ही टाइम माइनस होगा, इसका मतलब ये भी टाइम रहा होगा, ये पूरे मिलकर टाइम रहे होंगे, तो टाइम का डायरेक्ट टी लिख लेना, क्यों कितना कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन तब करेंगे जब हमें पूरा ये पढ़ लेना होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, हम इसको देख रहे हैं, इसमें दिया है कि यदि एक सिस्टम है CGS, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, दो सिस्टम बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था, SI यूनिट और SI सिस्टम और CGS सिस्टम। तो इन्होंने दिया कि फोर्स की वैल्यू 100 डाइन CGS में होती है, मतलब उन्होंने एक वैल्यू ली है CGS में, फोर्स की कितनी ली है 100 डाइन, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू और इसको कहते हैं यूनिट। न्यूमेरिक और यूनिट का मल्टीप्लाइड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर एक को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे दूसरा अपने आप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, ये बदलेगा, अगर इसको हम बदलेंगे तो ये बदल जाएगा और इसको बदलेंगे तो ये बदल जाएगा। चलिए, तो इन्होंने कहा कि एक सिस्टम है CGS जिसमें फोर्स हमने कितना लिया 100 न्यूटन, तो एक नया सिस्टम इन्होंने बनाया जो एकदम अलग सा है। उसमें इन्होंने कहा कि मास को हम लोग कैलकुलेट करेंगे kg से, और लेंथ को कैलकुलेट करेंगे हम लोग मीटर से, और टाइम को मेजर करेंगे ये लोग, अगर ये kg मीटर और सेकंड होता तो ये MKS हो जाता, लेकिन इन्होंने टाइम को कहा है मिनट से हम करेंगे। चलिए, एक नया सिस्टम हम एज्यूम करते हैं, मास kg में नापा जाएगा, लेंथ मीटर में और टाइम किसमें, मिनट में। तो जरा बताइए इस सिस्टम में इस 100 डाइन को हम कितना लिखेंगे, मतलब वही फोर्स क्या कहलाएगा। तो देखिए फोर्स F की पहले बेसिक जानकारी,
फोर्स F इक्वल्स टू एम ए होता है। अगर एम ए के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट लिखने चले हम लोग तो क्या लिखेंगे, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है MKS सिस्टम, है ना, लेकिन हमें किस में दिया है, CGS में, तो इसको CGS कन्वर्ट कर ले, kg का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर। मतलब हम 100 डाइन की जगह क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो हम इस डाइन को अब हम इसमें कन्वर्ट कर लिए और ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया। देखिए कितना आराम से यूज करते हैं हम लोग इसको। अगर n इंटू यू कॉन्स्टेंट है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, n1 u1 बराबर n2 u2। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, बोला है ना कि एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें ये लोग चले, तो ऐसा सिस्टम इसी की जैसा बना ले। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। ग्राम की जगह क्या लिखना है, kg, और सेंटीमीटर की जगह लिखना है मीटर, डिवाइडेड में क्या है, सेकेंड स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, मिनट स्क्वायर। बन गया ना ये। लेकिन इसके आगे नंबर वैल्यू क्या होगी, या तो 100, यहाँ पे कितना होगा वही हमसे पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, n2। तो n2 कैसे आएगा, तो n2 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 u1 बाई u2। चलिए रख दीजिए, कितना इजी वे में देखिए आता। n1 की वैल्यू 100, u1 इज हियर ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा, डिवाइडेड बाई u2 इज हियर, जो इन्होंने नया सिस्टम बनाया उसको u2 में बोल रहा है, kg मीटर बोला है और मिनट की बोला है समय की जगह, तो मिनट, देखिए समय नीचे आ रहा है तो यहाँ मिनट का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। यहाँ पे हमें नहीं पता कितना होगा ये नंबर वैल्यू ना, देखिए अब तो कोई कट रहा है, नहीं कट रहा। चलिए काटने के लिए इसको क्या करते हैं, सिमिलर वे में लेते हैं। 100 यहाँ रहने दीजिए, इनको मत चेंज कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, ग्राम रहने दीजिए, सेंटीमीटर रहने दीजिए, सेकेंड स्क्वायर रहने दीजिए, हो गया। नीचे जो kg था उसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम, जो मीटर था उसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, जो मिनट स्क्वायर था उसको लिख सकते हैं 60 सेकेंड, और उसका क्या है, स्क्वायर है ना। तो देखिए तो ग्राम ने ग्राम को मारा, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को, सेकेंड स्क्वायर ने सेकेंड स्क्वायर को, और ये जो 100 नीचे का, ये 100 ऊपर वाले को काट दिया, तो जो नीचे 60 स्क्वायर था वो एकदम ऊपर जाएगा, तो कितना लिखा जाएगा, 60 का स्क्वायर ओवर 1000 नीचे बचा है ना, 1000 नीचे, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसको सही से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3.6। मतलब ये हुआ हमारा आंसर कि जहाँ पे 100 डाइन लिखा होगा हम उसको एक नई यूनिट बनाएंगे जिसमें क्या होगा, kg होगा, मीटर होगा, बाई मिनट स्क्वायर होगा, वहाँ पे कितना लिखेंगे, 3.6। ये हो गया आंसर फाइनली, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें यूनिट कन्वर्जन किया जाता है, हम इसको भी कर सकते हैं। आपके बुक में ये एक फॉर्मूले के जैसा लिखा गया होगा जहाँ यूनिट कन्वर्जन लिखा गया होगा। तो ये सिंपल सा है कि n इंटू यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, इसको भी हम लोग एक फंडा से ही करेंगे, डायमेंशंस पे बेस्ड है। इन्होंने एक इक्वेशन लिखा है और उस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल पार्ट यूज किया है। ऐसा देखिए लिखा है x इक्वल्स टू वी नॉट ओवर अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, और जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि x क्या है, डिस्टेंस, वी नॉट क्या है, कांस्टेंट, अल्फा क्या है, कांस्टेंट, वो भी कैसा, देखिए वी नॉट कांस्टेंट लिखा है इन्होंने, x क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखा है, और अल्फा क्या लिखा है, पॉजिटिव कांस्टेंट लिखा है, मतलब कांस्टेंट तो होगा ही होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, और t क्या इन्होंने मार्क किया है, टाइम। तो पूछा है कि इन दोनों की अल्फा और वी नॉट की डायमेंशन बताइए। यूनिट भी हम बता सकते हैं अगर डायमेंशन आ गया तो देखिए कैसे करना है। अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो लोग भी होते हैं यहाँ पर वो हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं, हमेशा पावर वाले एक ई के जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब अल्फा टी भी क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे, डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस तभी हो सकता है, जैसे टी का डायमेंशन तो होता है, ये तो तय है, कंफर्म है। तो ये सोचिए इनका प्रोडक्ट डायमेंशन लेस कैसे आएगा, जो डायमेंशन इसकी है वही इसकी अपोजिट इसकी हो जाए तो कट जाएंगे और आराम से डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो अल्फा की क्या डायमेंशन रख दे कि टी की डायमेंशन से कट जाए, 1/t कर दे तो देखिए टी से टी कट जाएगा, मतलब सिंपली कि अल्फा की डायमेंशन क्या हो गई, टाइम के जैसा, टी हो गया। सॉरी उल्टा लिखना है ना, तो टी माइनस हो गया, नहीं समझे,
1/t लिखेंगे तभी ना टाइम से टाइम कटेगा, तो अल्फा की क्या रखना होगा, t माइनस रखना होगा, तभी तो कटेगा, और कट जाएगा तब ऊपर वाला क्या बचेगा, डायमेंशनलेस। और ये रूल है कि एक्सपोनेंशियल पावर क्या होता है, हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं। ओके, अब जब हमें अल्फा मिल गया तो ध्यान दीजिएगा, इनको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई अल्फा माइनस वी नॉट बाई अल्फा ई के पावर माइनस अल्फा टी इक्वल्स टू एक्स, यही ना बनेगा। इधर डिस्टेंस है तो इधर भी लोग क्या होने चाहिए, डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस होना चाहिए और ये पूरा मिलाकर डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस में से ही डिस्टेंस माइनस होगा, और बराबर भी क्या आएगा, डिस्टेंस। तो वी नॉट बाई अल्फा भी क्या हुआ, एक तरह का डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन एल लिख सकते हैं, हमें अल्फा की मिल चुकी है ना t-1, तो वी नॉट की डायमेंशन क्या हो गई, फिर अल्फा इधर भेज दीजिए, एल पहले से अल्फा आएगा तो डायरेक्ट क्या लेके आएगा, t-1। देखिए वी नॉट की भी डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बताई गई थी, 7 बताई गई थी, उन 7 के अलावा कोई नहीं था, बाकी 2 थे सप्लीमेंट्री। लेकिन इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा कि हम एक नया फंडामेंटल सिस्टम लेते हैं, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम फोर्स को फंडामेंटल मानेंगे, एनर्जी को फंडामेंटल मानेंगे और वेलोसिटी को फंडामेंटल मानेंगे। कौन कौन लोग हैं, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, ये एनर्जी हो गया, ये फोर्स हो गया और ये वेलोसिटी। अगर इनको हम फंडामेंटल माने तो बताइए कि उस सिस्टम में जिसमें इनको फंडामेंटल माना जा रहा है, उस सिस्टम में मास की डायमेंशन क्या होगी। हम डायरेक्ट m लिख के नहीं चले आएंगे, क्योंकि m मास की डायमेंशन तब होती है जब हमारा फंडामेंटल क्या होता है, ये 7 होते हैं, मास लेंथ ये सब लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम बदला जा रहा है, अगर इनको फंडामेंटल हम लिया जाता है, लेते हैं एज फंडामेंटल, अगर इनको हम एज अ फंडामेंटल लेते हैं तो मास फंडामेंटल नहीं हुआ, और मास फंडामेंटल नहीं हुआ तो मास की डायमेंशन m लिखना क्या हो जाएगा हमारा, गलत। बात समझ में आ गई। तो देखिए कैसे करेंगे, तो मास की डायमेंशन पूछ रहा है किसके टर्म में, इनके टर्म में, तो हम क्या करेंगे, इन पे डिपेंडेंसी दिखा देंगे कि हाँ मास v, f और e पे क्या करता है, डिपेंड करता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी याद होगा आपको, हम किसी भी चीज़ की डायमेंशन लिखते हैं उसको हमेशा फंडामेंटल के टर्म में ही लिखते हैं, तो जब ये फंडामेंटल है तो इन पे डिपेंड करवा लेते हैं। ठीक, चलिए फिर क्या करना होता है, कांस्टेंट लाते हैं। कांस्टेंट कैसे लाते हैं, पावर में x, पावर में y, पावर में z। इक्वेशन नंबर 1, बस x y z की वैल्यू निकालिए, इसमें लाइए और मास का क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा। देखिए मास की डायमेंशन इधर m, v मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन Lt-1, f मतलब फोर्स mL-T-2 पावर y, e मतलब एनर्जी mL-2T-2 होता है और पावर z है। समझ में आई बात। उसके बाद m को यहाँ देखिए, m के पावर में कितना है, y है, और यहाँ पे m के पावर में कितना है, z, तो m के पावर y प्लस z। फिर l को लेते हैं, l के पावर में यहाँ कितना है, 1 है, सॉरी इसका x छूट गया, चलिए x हो गया तो x ले लेते हैं इसको, m में तो था ही नहीं तो बच गए हम लोग वहाँ पे। l के पावर में x है, यहाँ पे l के पावर में क्या है, y प्लस, और यहाँ l के पावर में 2 था, z है, तो प्लस 2z, सही है। और लास्ट t बचा, t के पावर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस x, t के पावर में यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 2y, t के पावर में यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 2z। क्लियर, ये हो गई पूरी। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, m पावर 1, l के पावर 0, t के पावर 0, क्योंकि l और t तो था नहीं तो उनके पावर में 0 लिख के हम उनको 1 1 कर लेते हैं। ऐसा करने से हमें पावर को कंपेयर करने में ईजी हो जाएगा। m के पावर में यहाँ 1 है, 1 बराबर यहाँ कितना लिखना है, y प्लस z, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे l के पावर में x प्लस y प्लस 2z है बराबर, और l के पावर में क्या है, 0। यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू, t के पावर में था, t के पावर में कितना है, 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड थर्ड, देखिए इनको हम अगर सॉल्व करते हैं डायरेक्ट ऐड करके, तो ऐड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 2z प्लस में 2z माइनस में कैंसिल, इनको जोड़ रहे हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पे y माइनस में 2y है और यहाँ पे प्लस y है, तो क्या हो जाएगा, माइनस y बराबर क्या है, RHS में 0 0, तो बेसिकली y बराबर क्या आ गया, 0, है ना। अब y की वैल्यू लाके इसमें रख दीजिए, तो क्या लिखा है, y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो y ही 0 हो गया तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। y 0 खत्म तो z बराबर 1। अब z की y की वैल्यू लाकर किस में, इसमें रख लीजिए,
ये पकड़ लीजिए, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू निकालनी है, y कितना आ चुका है 0, छोड़ दीजिए उसको, खत्म कीजिए, प्लस 2z प्लस 2z की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो गया -2। सही है, बस x y और z की वैल्यू लाकर इसमें लाके रख दीजिए, आंसर आ गया। देखिए कितना रहा, मास की डायमेंशन बराबर कितना हो गया, v के पावर में x इज -2, f के पावर y इज 0, खत्म, e के पावर z इज 1, तो e के पावर में 1। फाइनली अगर सही से देखा जाए तो e/v²। मतलब ये कि जिस सिस्टम में हम इन वेलोसिटी, फोर्स और एनर्जी को फंडामेंटल लेते हैं, उस सिस्टम में मास की यूनिट डायमेंशन क्या आएगी, एनर्जी बाई वेलोसिटी स्क्वायर। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं डिपेंडेंसी देखकर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है जब डिपेंडेंसी दिया रहे। जैसे इन्होंने दिया कि एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप ले लेते हैं, और इस ड्रॉप में रेडियस की बात करें तो स्मॉल आर दिया है, और इसकी डेंसिटी की बात करें तो कितना दिया है, रो दिया है, रेडियस हो गया स्मॉल आर, ये डेंसिटी हो गई मान लेते हैं रो, एंड यस सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के विषय में बताऊं, अभी तो पढ़ा नहीं हम लोगों ने, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि सरफेस टेंशन बेसिकली लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, वो आपस में एक दूसरे को क्या करके रखना चाहते हैं, बांध कर रखना चाहते हैं, और वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। इसके विषय में अभी बस इतना जान लीजिए, जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, इसके वाइब्रेट होने की टाइम पीरियड, मतलब ड्रॉप है तो वो वाइब्रेट कर रहा है, उसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस टेंशन पे, उस लिक्विड के डेंसिटी पर, और उस लिक्विड के रेडियस पर। तो बताइए कि इन चारों में क्या रिलेशन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन है। हम इसको कैसे बताए थे कि पहले डिपेंडेंसी जिन जिन पर है उनको लिख लीजिए, लिखने के बाद प्रोपोर्शनल को रिमूव कीजिए, क्या लाया जाएगा, एक कांस्टेंट, और साथ में ही कांस्टेंट इनके पावर पे भी ले आया जाता है। तो हम पावर क्या ले लेते हैं x, रो के पावर क्या ले लेते हैं y, और r के पावर में क्या ले लेते हैं z, और इसी को इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। यही हमारा आंसर होगा फाइनली इनके बीच में, लेकिन x और y z की वैल्यू क्या करना होगा, फाइंड करके इसमें पुट करना होगा। चलिए कैसे करते हैं। LHS की डायमेंशन की बात करें तो t होगा, टाइम है ना, टाइम पीरियड की बात तो किया है, और k की डायमेंशन होती नहीं तो उसको भूल जाए। चलिए सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स है पर यूनिट लेंथ, वो भी तो फोर्स बाई एल करेंगे सरफेस टेंशन की डायमेंशन पे, तो फोर्स की डायमेंशन m/l(t-2) डिवाइडेड बाई एल, बाई लेंथ करना था, और पावर में क्या x है, ये हो गया सरफेस टेंशन। रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का m, वॉल्यूम का l3, ये पावर हो गया y, r मतलब लेंथ होता है बेसिकली एक तरह की डिस्टेंस, क्या हो गया, पावर में z हो गया। अब देखिए सही करते हैं, l ने l को मारा, एक ये l ऊपर जाएगा तो ml-3 हो जाएगा, तो कॉमन करते हैं, LHS में t अकेला बैठा है, m n टू द पावर x यहाँ पे, m टू द पावर y यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x प्लस y। फिर उसके बाद l की कहानी देखते हैं, यहाँ l बचा क्या, नहीं बचा, बेटा कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे l-3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3y, और यहाँ पे l कितना है, z है, तो प्लस z, और फिर क्या बचा t, t पहले में है, यस -2x, और इसमें t है नहीं, इसमें t है नहीं, खत्म, काम हो गया सिंपल। चलिए इसको इक्वेट करते हैं, t के पावर को पहले कर लीजिए क्योंकि सिंपली दिख रहा है, t के पावर में 1 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना -2x, तो -3x = 1, तो x = -1/2। देखिए कितना आसानी से आ गया, पकड़ लीजिए इसको, m के पावर में कितना है यहाँ पर x प्लस y, और यहाँ m है नहीं, तो पावर में क्या लिख के मान लीजिए 0, तो 0 के बराबर कर लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा -x, और x की वैल्यू कितनी है, -1/2 है, तो कितना हो जाएगा -1/2, और पहले का माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो y बराबर क्या आ गया 1/2, है ना। अब लास्ट l के पावर में कितना है, -3 प्लस z = l इधर है, इधर तो है ही नहीं, तो l के पावर कितना होगा 0, तो z बराबर कितना हो गया 3y, होगा कि नहीं होगा, माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 3 हो गया, y की वैल्यू कहाँ पे 1/2 है, तो कितना हो गया 3 × 1/2, 3/2, z की वैल्यू हो गई 3/2, y की वैल्यू हो गई 1/2, और x की वैल्यू होगी -1/2।
इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। चलिए देखते हैं पुट करके। तो t इक्वल्स टू क्या जाएगा, k कांस्टेंट और s टू द पावर x, x इज माइनस 1/2, फिर रो टू द पावर y, y इज हियर 1/2 एंड r टू द पावर z, z कितना है 3/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, k जो माइनस वाला उसको नीचे ले जाते हैं, तो रो के पावर 1/2 कर लेते हैं, r के पावर में क्यूब करके 1/2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, 3/2 हो जाएगा, बन जाएगा। और यस के पावर क्या जाएगा 1/2। देखिए ध्यान से, तो इसमें 1/2, इसके पावर 1/2, इसके पावर 1/2, और 1/2 को हम क्या लिखते हैं रूट। तो क्या हो गया ये के अंडर रूट में सब लोग आ जाएंगे, रो आ जाएगा, आर क्यूब आएगा देखिएगा, और यहाँ पे यस आएगा क्योंकि आर क्यूब के पावर 1/2 था। ये क्या आ गया टाइम पीरियड, डिपेंडेंसी आ गई सिंपली। अगर हमें एग्जैक्ट फार्मूला पता होता तो हम के के विषय में भी जानकारी रखते तो यहाँ पुट कर लेते, अगर नहीं है तो हम इतना ही लिख के क्या कर देंगे अपना आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया है, सिग्निफिकेंट वाली प्रॉब्लम सही है। अभी हम लोगों ने डायमेंशंस के क्वेश्चंस किए हैं, अब सिग्निफिकेंट पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर एरर पे आते हैं। सिग्निफिकेंट वाली प्रॉब्लम्स क्या है, इन्होंने दिया है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स का मास दिया है, बॉक्स का मास है 2.3 kg, ठीक, और इसमें छोटे छोटे दो मार्बल्स हैं दो, मान लीजिए कि एक दिया इन्होंने है 2.16 ग्राम और दूसरा जो मार्बल दिया है वो दिया है 2.13 ग्राम है। ये दो मार्बल्स दिए, इन्होंने कहा है कि इन मार्बल्स को इसी बॉक्स में रख देते हैं। कोई बॉक्स रहा होगा, इस बॉक्स में हम लोग मार्बल्स को लाके क्या करते हैं रख देते हैं। तो अब पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, वो भी आंसर कैसा होना चाहिए, सिग्निफाइड होना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा था। तो हम क्या करेंगे, ऐड करने लगते हैं। चलिए टोटल मास निकालने जा रहे हैं, टोटल मास इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉक्स 2.3 kg प्लस इनको भी किस में कर ले केजी में, तो ये देखिए ग्राम में है, तो केजी कैसे होगा 0.00216 केजी लिख सकते हैं क्या, 1000 से डिवाइड करना होगा ना, तो डेसिमल इधर चला जाएगा 3 डिजिट पे, ये हो गया, प्लस इसको भी वैसे ही कर ले तो इसका भी हो जाएगा 0.00213। अब ये केजी और ये केजी सब केजी में होगा, ऐड कर दीजिए। ऐड करने का देखिए कैसे होगा, अगर हम सही से देखें तो कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये जाएगा 4, 00, तो 1 0 रहेगा, फिर उसके बाद 3 रहेगा, फिर 2 पॉइंट, ये इतना आएगा, है ना, इतना केजी आ गया। क्या ये टोटल मास लिखा जाएगा आंसर में, तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया है सिग्निफाइड, अगर नहीं बोलते तो सही माना जाता। सिग्निफिकेशन वाला पार्ट हमें याद करिए, उसमें हमने कहा था कि अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इन दोनों में हम सिग्निफिकेंट को कैसे प्रोपिगेट कराते हैं, तो सिग्निफिकेंट कहता है कि चेक करिए जिनको ऐड करा जा रहा है या जिनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उनमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें 5 डेसिमल के बाद, और इसमें भी डेसिमल के बाद 5, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 1। और रूल क्या कहता है कि जो लिस्ट वाला होता है उसी के जैसा आंसर भी होना चाहिए। तो लिस्ट वाला इतना है तो हमें यही वाला पकड़ना होगा, मतलब डेसिमल के बाद भी कितने डिजिट होने चाहिए हमारे में, सिर्फ 1। इसमें कितने हैं 5 इसमें है, तो इसमें कितना करना है सिर्फ 1। तो कैसे करेंगे, राउंड अप करें तो 9 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि डिजिट 5 से ग्रेटर तो 1 ऐड हो जाएगा। अब जब 3 को हटाएंगे तो 3 लेस देन है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। 4 को हटाएंगे तो आगे वाले में भी चेंज नहीं होगा, 0 को हटाएंगे तो कोई चेंज नहीं, ये हो जाएगा 2.3 kg, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एरर पे देखते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है एरर पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये समझ जा रहे हैं आप तो काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन आप सिंपली तरीके से कर सकते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया है कि किसी भी बॉडी का वेट इन एयर, इन्होंने लिखा है 5.00 प्लस माइनस 0.005 न्यूटन, ये हवा में वेट है उस बॉडी का, और उसी बॉडी का वेट वाटर में H2O में कितना है 4.00 प्लस माइनस 0.005 न्यूटन। तो इन्होंने पूछा है कि यदि एयर में इतना वेट है और वाटर में इतना वेट है तो बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी
क्या होगी। तो आपको मैं बता दूं, रिलेटिव डेंसिटी के कई सारे फॉर्मूले होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेट। तो वेट के टर्म में अगर हम बात करें तो वेट के टर्म में इसकी वैल्यू होती है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाई वेट लॉस। अगर इसी को सही से देखा जाए तो ब्रैकेट में बता रहा हूं कि इसकी जगह वेट लॉस की जगह क्या लिखा जा सकता था, वेट इन एयर माइनस वेट इन H2O। तो देखिए अगर ध्यान से, तो एयर माइनस वेट वाटर करेंगे वेट इसका, तो लॉस से ही तो आएगा। तो हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, लॉस हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूले में। तो सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखा जा सकता है या इसको इसके साथ लिखा जा सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। यानी कि फॉर्मूला अगर अलग मिल गया तो हम परेशान होने लगे। चलिए आते हैं, तो क्या करते हैं, पहले लिखते हैं वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। ऊपर लिख लेते हैं कितना है 5.00 प्लस माइनस 0.005। फॉर्मूला ऊपर का हो गया। नीचे लॉस लिखा है तो लॉस पहले निकाल लें, तो लॉस इधर निकाल लेते हैं। लॉस इक्वल्स टू है वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो एयर में कितना है 5.00 प्लस माइनस 0.005 माइनस ये फिर 4.00 प्लस माइनस 0.005। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और चीज़ दिखाया गया है, जब हम माइनस करते हैं तो याद होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं। तो जो एब्सोल्यूट एरर वाला पोर्शन आएगा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.01 बचेगा। ध्यान मत दीजिए, ऐसा नहीं कि माइनस करके इसको खत्म कर दिया, लेकिन ये लोग क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो ये 5 में से 4 माइनस होगा, कितना बचेगा 1.00। तो ये हमारे पास क्या बचा, लॉस। क्लियर हुआ। एक छोटी सी बात यहाँ समझानी थी कि इस क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट भी देख लेते हैं और यहाँ पे कौन सा पार्ट देख रहे हैं, डिवीजन पार्ट भी देखेंगे, एक ही में ही दोनों चीज। तो लॉस में क्या लिखेंगे 1.00 प्लस माइनस 0.01। बात आगे समझ में, ठीक। यहाँ पे जीरो मत करिए, यहाँ पे ऐड होने वाला है दोनों। लॉस हमेशा एरर क्या होते हैं, ऐड अप होते हैं। चलिए अभी यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन लगाएंगे हम लोग एरर के लिए, डिवीजन का। डिवीजन क्या कहता है कि इनसे इनका मेन क्या होगा, मीन वैल्यू डिवाइड होगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो 5.00 ही बचेगा प्लस माइनस। अब जो नेक्स्ट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाता है, तो आगे मैंने कहा था कि रिलेटिव एरर ऐड होते हैं इसमें, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, उसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड करके 0.005 को 0.01 से जोड़कर 0.015 नहीं लिखना है, क्या लिखना है पे रिलेटिव एरर्स। तो इसका रिलेटिव एरर लिखिए, फिर इसका दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऊपर वाले का रिलेटिव एरर क्या होगा 0.005 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई मीन, ये कर लिया, प्लस नीचे वाले का रिलेटिव एरर लिखा, नीचे वाले कितना है 0.01 डिवाइडेड बाई 1.00। अब देखिए फाइनल हमारा आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5.00 प्लस माइनस, इसको सॉल्व कीजिए तो 5 से 5 कट जाएगा 0.001 प्लस अंदर क्या हो जाएगा 0.01, होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करें, इसमें इतना छोड़ दें या इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 5.00 प्लस माइनस, इसको अगर हम ऐड करें तो कितना लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं ब्रैकेट के बिना 0.011। ये आंसर हो गया। इतना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या परसेंटेज में अगर आंसर दिया है तो इस एरर को परसेंटेज में करने के लिए क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो छूट गया क्या हम लोगों से, नहीं। चलिए अगर परसेंटेज में करें तो 100 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1.1%। देखिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.1%। ये हो गया हमारे पास बेसिकली इसका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सबसे सिंपल एरर का क्वेश्चन कहलाता है, दिया जाता है कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर गेन 2% एरर। मतलब हम जब रेडियस कैलकुलेट करते हैं किसी स्फीयर की तो हमसे गलती कितनी परसेंट की हो जाती है 2% की। तो सोचिए कि उसी स्फीयर का वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने परसेंट का एरर आएगा। तो देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लगता है वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में किनका योगदान दिख रहा है, इन सबका और इनका। क्या इनमें कभी गलती कर सकते हैं हम, 4 की वैल्यू गलत लिख दें कि नहीं, 4 की जगह हम कभी बाई मिस्टेक 3 लिख दें या 5 लिख दें, कुछ नहीं। तो ये और ये 3 ऐसे हैं जो फिक्स है, इनमें गलती हो ही नहीं सकती। तो वॉल्यूम की गलती कहाँ से आ सकती है, रेडियस में गलती। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर दिया, रेडियस के पावर 3 में।
और पावर की जो पार्ट होती है उसको हम बताए हैं एरर में हमेशा कहाँ जाता है, आगे आ जाता है। 3 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगी, आर। मतलब सिंपली वॉल्यूम में परसेंटेज एरर अगर पूछ रहा है हमसे, तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड परसेंटेज एरर इन आर, यही तो करना पड़ेगा सिंपली। तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर इज गिवन बाई 2%, देन 6% आंसर। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लेता कि सरफेस एरिया में एरर कितना आ जाएगा, तो हमें पता है कि स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, ऐसे इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर कर लीजिए इसको, स्मॉल 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस में 2% का एरर है, 4 पाई में गलती हो नहीं सकती हमसे, तो सरफेस एरिया में गलती किस पे डिपेंड करेगी, आर स्क्वायर पे। पावर आगे चला आएगा, आर में परसेंटेज एरर कितनी है, 2% की है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 कितना हो गया 4%। मतलब रेडियस में अगर 2% की एरर है तो वॉल्यूम लाते इसमें कितने परसेंट की एरर आ सकती है, 6% की आएगी, और सरफेस एरिया निकालने में कितने की आएगी, 4 की आएगी। क्लियर। तो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन था एरर का। सिग्निफिकेंट पे हमने कर लिया क्वेश्चन, डायमेंशन पे कर लिया, बाकी सारे क्वेश्चंस आप करते रहिए। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा उससे आप हमसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।